दोस्तों नमस्कार। गूंगे देश को इस देश के छात्रों ने आजाद कर दिया है। जेंजी ने इस देश को जुबान दे दी है और असर उसी का है। क्या पीएमओ और क्या गृह मंत्रालय, क्या मंत्री और क्या नौकरशाह, क्या पार्लियामेंट और क्या वहां पर बैठे सत्ताधारी, सबकी जुबान फिसलने लगी है, सवाल करने लगे हैं, लकीरें खींचने लगी है। और इस बात का जिक्र खुले तौर पर होने लगा है। इस देश के भीतर बीते 12 वर्षों से जो कुछ हो रहा था, क्या सब कुछ हवा में था? बीते 70-75 वर्ष की कहानी अगर पलट कर देखिएगा तो पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री है, कोई ऐसा गृह मंत्री है जिसकी साख सड़क और संसद दोनों के बीच गायब हो गई। सड़क का मतलब जंतर मंतर ले लीजिए और सरकार या संसद का मतलब इस दौर में उन पॉलिसी को लेकर चल दीजिए जिसके आश्रय बीते 12 वर्षों के सफर ने इस भारत को विकसित बनाने का ऐलान कर दिया था। एक झटके में सब कुछ हो गया। यह सफर में एक एक करके सरकार एक के बाद एक गलतियां करती चली गई या फिर सारी गलती पकड़ में आती चली गई। आज गृहमंत्री कैमरे के सामने आए। आज उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखा। पहली बार इस बात का जिक्र किया, पत्र लिखकर जितने मन चाहे उतने घंटे बहस कराइए, मैं सदन में आऊंगा, बैठूंगा, जवाब दूंगा। और पहली बार खुले तौर पर विपक्ष के नेता ने कहा, हम गृहमंत्री का लेक्चर सुनना नहीं चाहते हैं। वह जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना बतला दें, पैलेट गन चलाने का ऑर्डर उन्होंने दिया था या नहीं दिया था। उनके भाषण की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप एक क्षण के लिए कह सकते हैं, जिसकी सरकार है वो सरकार ने इससे पहले इसी संसद के भीतर 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित भी किया है। कई मुद्दे ऐसे आए जिसमें सांसदों को उठाकर संसद के बाहर पटक दिया गया और इसी दौर में एक नई संसद की इमारत बनी जिसमें सिंगोल रखा गया और रखने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ही थे। उसी संसद के भीतर प्रधानमंत्री जाने से घबरा रहे हैं। उसी संसद के सदन में गृहमंत्री जाने से कतरा रहे हैं और उसी संसद के भीतर स्पीकर हो, संसदीय मंत्री हो, अभी भी वह अपनी सरकार को बचाने के लिए या फिर अपने मंत्री जो सबसे ताकतवर रूप में पहचान पाए हुए हैं, उनके पास उनकी ताकत भरपूर है, ये बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या यह सब कुछ इतना आसान है कह देना? जब हमने कहा बीते 70-75 वर्ष के इतिहास को पलटिएगा तो इस देश में मौजूदा प्रधानमंत्री की तर्ज पर आपको कोई दूसरा प्रधानमंत्री दिखाई नहीं देगा। जो जंतर मंतर पर भारत के प्रधानमंत्री को लेकर जो कुछ हुआ, ऐसी स्थिति इस देश में किसी प्रधानमंत्री की नहीं आई। और ऐसा भी नहीं है कि 2014 की जीत इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिली या फिर किसी प्रधानमंत्री ने इस देश में मुद्दों के आश्रय जनता के बीच जाकर पहचान ना बनाई हो। उनकी स्थिति भी क्या हो गई और मौजूदा स्थिति क्या है, एक क्षण के लिए पन्नों को पलट लीजिए। याद कीजिए, मोरारजी देसाई इमरजेंसी के बाद आए थे। लगा था इस देश में क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन महज 2 बरस में उनकी कुर्सी चली गई। याद कीजिए, वीपी सिंह जी बफोर्स घोटाले को लेकर निकले थे, मंडल कमीशन लागू किया था, पहचान मसीहा के तौर पर थी, आज कोई नाम लेवा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 2014 की जीत के बाद जो सपने इस देश को दिखाए गए, जो सपने पिरोए गए, किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि 12 बरस के सफर के बाद एक जेंजी सड़क पर आएगा और अपने सवालों को लेकर इस सरकार की पूरी नींव को हिलाकर रख देगा। और यह सरकार जिन उड़ानों के आश्रय, जिस चकाचौंध और जिस विकसित भारत को दिखला रही थी, वो सब कुछ झटके में धराशायी हो जाएगा और पता चलेगा कि गवर्नेंस है ही नहीं, करप्शन रग रग में भरा है। ये सारे सवाल एक झटके में क्यों उभर कर आ गए?
बहुत दिन हुए नहीं हैं, इस देश में एक गृह मंत्री शिवराज पाटिल भी हुआ करते थे। मुंबई में आतंकवादियों का हमला हुआ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अपने सफारी सूट को बदल बदल के जाते थे और उस कपड़े बदलने के दौर में ही उनकी कुर्सी चली गई। यहां तो पूरा जंतर मंतर हो गया, और आदेश किसने दिए इस पर गृहमंत्री खामोश हैं। और यह सवाल लगातार इस देश के भीतर अब हर पुराने मुद्दे को उभार रहा है कि आपने जो जो नारे दिए, जिन जिन आधारों पे नारे दिए, वो सब खोखले हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति देश के सामने इस दौर में सरकार की जमीन क्यों खिसक गई? वही मिडिल क्लास, वही हिंदू समाज, सीधा हमला उस पर हुआ। बच्चे किस समाज से आते हैं आप जातियों और धर्म में नहीं बांट पाए, बांट भी नहीं सकते हैं। और उसमें भी शहरी बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, हायर एजुकेशन की दिशा में बढ़ते हुए बच्चे, जो देश का भविष्य है, आपने उनका क्या हाल किया? बड़ी गहरी चोट है। चोट तो अयोध्या को लेकर भी लगी। हिंदू का परचम, हिंदुत्व का परचम और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लिए आप मंदिरों में, वह भी एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर, और दान पत्र से चोरी करने वाले भी संघ के प्रचारक, और प्रचारक के साथ जो पूरी कमेटी पीएमओ ने बनाई वह भी उसमें शामिल। ध्वस्त तो वहां भी चीजें हो गई। इस देश के मिडिल क्लास की जरूरत घर और गाड़ी होती है, उस गाड़ी में भी आपने उसके पेट्रोल में इथेनॉल बनाकर इस देश को धोखा देना शुरू किया। इन तीन घटनाओं ने इस देश की जड़ों को हिलाकर रख दिया। और अब एक बात तो तय है, आप कितने भी यू टर्न ले लीजिए, पुराने दौर की पटरी पर आप लौट नहीं पाएंगे। और इसका अंदेशा सरकार को बाखूबी हो चुका है। वो जान चुकी है कि दरअसल अब जितना वक्त बचा है, उस वक्त को कैसे और ज्यादा बढ़ाया जाए। और इस देश की मुसीबत यह है, अगर वो वक्त और बढ़ते गया तो इस दौर में और ज्यादा त्रासदियां अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से उभर कर सामने आएगी ही। यानी नेस्ता नाबूद आपको होना है। आप 15 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं, लाल किले के प्राचीर से इस देश के युवाओं का जिक्र करेंगे, बताएंगे इस देश के भीतर युवाओं ने क्या कमाल किया है। लेकिन खामोशी बरतेंगे इस देश का जो असल ब्रेन ड्रेन हो जाता है। लाखों की तादाद में छात्र देश छोड़ देते हैं क्योंकि यहां एजुकेशन सिस्टम आपने चौपट कर दिया है। आईआईटी पढ़ के जो छात्र जाता है उसमें लौटने वाले सिर्फ 2.3% हैं। बाकी क्यों नहीं लौटते हैं? जो हायर एजुकेशन है उसके लिए यहां रोजगार नहीं है। क्यों आपने कोई व्यवस्था नहीं की है? यानी परतें हट रही हैं और इन हटती हुई परतों के भीतर कई सवाल बड़े होते जा रहे हैं कि कौन है ये मंत्री, संसदीय मंत्री? इन्होंने क्या वाकई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? जो पार्लियामेंट के भीतर जब ये खड़े होकर बोलते हैं तो लगता है क्या कह रहे हैं। और छात्र सोचने लगते हैं कि दरअसल इससे बेहतर तो हम ही होते जाते, हम चीजों को संभाल लेते, बढ़ाते आगे। लेकिन इस दौर का एक फलसफा है, आप गैर कानूनी तरीके से पैसा जमा कीजिए, उस पैसे के जरिए फौज बनाइए, उस फौज के आसरे अपनी गद्दी को सुरक्षित रखिए। और कमोवेश हर पॉलिसी इसी अंदाज में जब चलती चली जाती है। और अब छात्रों के भीतर जब यह सवाल है, इन्होंने तो अपने आप को उस अंधेरे में शामिल कर लिया जिस अंधेरे में पूंजी के आश्रय, ताकत के आश्रय, गद्दी के आश्रय, इस संविधान के तो नहीं लेकिन अपने ही संवैधानिक परिभाषा के तहत तमाम विशेषाधिकार पाकर एक रईस का जीवन जीने की स्थिति में पूरी संसद आकर खड़ी हो गई। उसे कौन छोड़ना चाहेगा? इसीलिए आज गृह मंत्री गड़गड़ाते हुए दिखाई दिए। वो ताकत काफूर थी, इसीलिए संसदीय मंत्री पार्लियामेंट के भीतर गड़गड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए स्पीकर महोदय अपने मंत्रियों की ताकत का एहसास बार बार अपने चंद शब्दों के भाषण में उस लोकतंत्र को याद रखते हैं जिसके मंदिर के तौर पर संसद की पहचान बनी रह जाए। लेकिन बाहर खड़ा छात्र कैसे देख रहा है, वो इन परिस्थितियों को कैसे समझ रहा है, और अब जिन बातों का जिक्र वो करने लग गया है, अगर यह जिक्र बढ़ते गया, ये वक्त और ज्यादा बढ़ते गया तो स्थिति कितनी नाजुक होगी
इसका अंदाजा हमें लगता है अब कमोवेश हर जगह पर इसी सरकार के उदाहरणों को देकर छात्र बताने लगे हैं कि दरअसल पूरा सिस्टम कितना सड़ गल गया है। जी, बताने लगे हैं। और उस प्रक्रिया के भीतर एक सवाल है, अगर जंतर मंतर की जांच हो गई तो दोषी कौन होगा? जो दोषी होगा उसकी कुर्सी जाएगी या नहीं जाएगी? चेहरा एक है, उस चेहरे की ताकत भी एक ही है। सब कुछ दो चेहरों में टिका हुआ है। उसमें से एक चेहरा कटघरे में है, दूसरे चेहरे को अपनी गद्दी उस चेहरे के आसरे बने रहने, टिके रहने की नजर आती है। तो क्या शहमात के खेल में कोई अपना वजीर गवाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बात अब गर्दन तक पहुंच गई है। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, बीतते वक्त के साथ किन किन बातों का जिक्र वो जंजी करने लगा है, ये जानते समझते हुए कि दरअसल जो हो रहा है उसमें इनके पास कोई भी समाधान का रास्ता नहीं है। इनके पास कोई विजन नहीं है जिससे आने वाले वक्त में इस देश के भीतर उम्मीद और उजियारा ये ला सके। इसीलिए खुले तौर पर स्कूल और कॉलेज के फंक्शंस में अब सरकार की फजीहत तो नहीं कहें, लेकिन यह तो कह सकते हैं कि सरकार की खुलेआम खिल्ली उड़ाकर जंजी ये कहने से चूक नहीं रहा है कि देखिए आपने इस देश को क्या बना दिया है। आज बात यहीं से शुरू करते हैं। पिछले 12 सालों में हमें केवल एक बात सिखाई गई है कि देश की हालत सही हो ना हो, लेकिन विश्व में हमारा डंका बज रहा है। हम विश्व गुरु बन चुके हैं। तो एक बात को तो बॉस मैंने मान लिया कि हम विश्व गुरु बन गए, पर मेरा एक सिंपल सवाल है, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उसके आउटकम से आती है या उसके स्लोगन से? क्योंकि अगर स्लोगन से आती है फिर तो हम विश्व गुरु के उससे भी बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगर आउटकम से आती है फिर तो हम क्रॉस रोड के किसी भी रोड पे नहीं आ पा रहे हैं यार। कि चाहे टूटी ही क्यों ना हो, अस्पताल में चाहे बेड ही क्यों ना हो, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो बोर्ड है वो चमकता हुआ ही रहना चाहिए। करिए, अच्छे दिन ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा ढूंढने में। दरअसल यही वो मैसेज है जो सरकार को डरा रहा है। अब उसे इसका एहसास हो चला है, नेस्ता नाबूद तो होना है। किसी भी बात से पलटने का कोई मतलब नहीं है, और जितना लंबा वक्त अपनी कुर्सी की खातिर बचाया जा सके बचा लीजिए। 15 अगस्त की तैयारी, प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर पीएमओ में बैठे तमाम वो बौद्धिक जगत जो सिर्फ गुणगान करता है, वो इस एहसास को अब जीना चाहता है कि इस देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ किया, और ये देश अगर युवा हो गया तो उसमें भी प्रधानमंत्री का ही योगदान है। यानी इस देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वह भी प्रधानमंत्री की देन है। इस देश के भीतर कोई भी स्टार्टअप शुरू हुआ या फिर 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप बंद करने पड़े, पैसा नहीं, वह भी प्रधानमंत्री की देन है। लेकिन बात तो उससे आगे निकल गई कि अब सवाल पार्लियामेंट के भीतर गवर्नेंस के तौर तरीके और उन नीतियों का है जो पूरे तरीके से अब फेल नजर आने लगी है। और यही वो वजह है जहां पर अब सत्ता की नब्ज को राहुल ने दबा दिया है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के भीतर स्पीकर इतने डेमोक्रेटिक रहते हैं कि वह सांसदों को निलंबित नहीं कर सकते हैं। 100 से ज्यादा सांसदों को एक ही बार निलंबित इसी दौर में किया गया जब मोदी प्रधानमंत्री हैं। इस बार ऐसा क्या है? इस बार कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, सिवाय इसके कि बात अब घर से बाहर, चार दीवारी के बाहर, पॉलिटिक्स से बाहर, संसद से बाहर, इस देश के भीतर वोट बैंक से बाहर, इस देश के भीतर पैसा समेटने से बाहर, वहां जाकर खड़ी हो गई है जहां पैसा जमा करने की होड़ नहीं है। यानी जिस राजनीति और जिस सिस्टम का मंत्र अभी तक यही रहा, गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाइए, उस गैर कानूनी पैसे के जरिए फौज खड़ी कीजिए और उस फौज के आसरे आप लगातार ताकत अपने पास बरकरार रखिए। यही वो फार्मूला है जो जंतर मंतर ने ध्वस्त कर दिया और इस वक्त पूरे देश के भीतर
अलग अलग जगहों से उठते सवालों ने इस बात को एहसास के तौर पर दिला दिया, आपने इस सिस्टम को ही करप्ट कर दिया है। तो फिर अब वो राजनीति, अब वो बात, अब वो शब्द विपक्ष और विपक्ष के नेता आजमाने लगे हैं। 15-16 दिनों के बाद लोगों ने देखा, देश के गृह मंत्री कैमरे के सामने आए। पहली बार एक पत्र लिखा गया स्पीकर के नाम। उसमें इस बात का जिक्र किया गया, एक बार आप चर्चा तो कराइए, विपक्ष जितने घंटे मांगता है दे दीजिए, जितनी बहस करानी है करा लीजिए, मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले नहीं बोलूंगा, मैं सबसे आगे खड़ा हुआ नहीं रहूंगा। लगा जैसे फिल्म दीवार का डायलॉग चल रहा हो कि मैं सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। यहां बात थी कि गृहमंत्री हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं, इस देश का जनजी गुस्से में है, छात्र कुछ अभी भी अस्पतालों में है, अलग अलग जगहों की घटनाओं ने इस बात को बल दे दिया, आखिर जवाबदेही और जिम्मेदारी सिर्फ एजुकेशन को लेकर नहीं, बल्कि हर मंत्रालय से और उसके बीच भी वह पुलिस या अंदाज आपका, वो डर और खौफ पैदा करने का अंदाज आपका जो नजर आया, उसमें आपकी जिम्मेदारी है। बताइए, ये आदेश आपने दिए थे और जानकारी निकल कर आई कि होम मिनिस्ट्री के भीतर बैठी हुई नौकरशाही ने हाथ पांव खड़े किए हुए थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या यह सिर्फ गृहमंत्री की सोच थी या गृहमंत्री की सोच नहीं थी, बल्कि अधिकारी कह रहे थे, अरे सर आप तो महान हैं, आप जो करेंगे वो सब हो जाएगा, आपके साथ तो दरअसल वो ताकत जुड़ी है, या उस ताकत का एहसास परसेप्शन और नैरेटिव के तौर पर तो होता ही है, कम से कम उसे डाइल्यूट इस जंतर मंतर के चक्कर में मत होने दीजिए। क्या उन्होंने कहा था? तलवारें खिंची हुई है गृह मंत्रालय के भीतर नौकरशाही और मंत्रियों के करीबियों के बीच। उसी का असर है कि होम सेक्रेटरी को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। बाहर जाकर आप कुछ ऐसा वैसा नहीं कहेंगे। उस दौर की आवाज तो यह भी है, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था तो गृह मंत्रालय के अधीन है। इसीलिए पहली बार इस देश ने देखा, दिल्ली केंद्र शासित राज्य, एक वक्त वहां का जो मुख्यमंत्री था उसका नाम अरविंद केजरीवाल था, और पूरे देश की राजनीति उसके इर्द गिर्द इसलिए घुमड़ती थी, और दिल्ली के उपराज्यपाल की पहचान इस मायने में ज्यादा थी कि पूरी ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर को थमा दी गई थी, उसी पार्लियामेंट में जिस पार्लियामेंट को आज चलने दिया नहीं जा रहा है। यानी परिस्थितियां ऐसी भटकी। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है इस दौर में कोई नहीं जानता है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है कोई नहीं जानता है, ये लोग कहां चले गए। यहां के लोगों ने तो इन्हें वोट दिया था, दोनों को, दोनों गायब हैं। यानी जब सत्ता पास में होती है तो वो एब्सोल्यूट पावर के तौर पर कैसे होती है, यह मोदी शाह की उस राजनीति का एक नैरेटिव है जो मैसेज अभी तक चला आ रहा था, और जंतर मंतर ने जब पूरी दुनिया के सामने एक नए नैरेटिव को इस तर्ज पर गढ़ा कि आप और आपके जवाब, तो फिर हमारे सवाल भी उसी जवाब की तर्ज पर आएंगे। यह स्थिति वाकई नाजुक थी, वो नफरत के तौर पर हो, वो गाली गलौज के तौर पर हो, वो नारों की शक्ल में आई हो, वो मीम की तर्ज पर हो, वो इंस्टाग्राम की तर्ज पर आई हो। ध्यान दीजिए, जो सरकार का अंदाज, जो रवैया रहा, जेनजी ने उसी अंदाज और उसी रवैये को कहीं ज्यादा क्रूर और हास्यास्पद स्थिति में लाकर इस देश की उस सत्ता को खड़ा कर दिया, जो सत्ता अभी तक ये मानकर चल रही थी समूची ताकत उसकी हथेली में है। इसीलिए देखिए जरा, स्पीकर के नाम लिखा गया गृह मंत्री का पत्र, और उसके बाद सुनिए उन्हीं की बात जो लिखा वो कहा, और दुखी हैं उन्हें भगौड़ा क्यों कहा जा रहा है। लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है।
आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। गृह मंत्री की बात विपक्ष ने एक सिरे से खारिज कर दी। हु केयर्स? राहुल गांधी के ये शब्द, लेक्चर नहीं सुनेंगे राहुल गांधी के ये शब्द। इस वक्त वह विपक्ष के नेता हैं। इस देश के राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप अभी तक क्यों नहीं किया? पूरा मानसून सत्र सिर्फ जंतर मंतर, जेनजी, एजुकेशन, नीट का पेपर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और अब गृह मंत्री पर उठते सवाल, इसी दायरे में सिमटा हुआ है। लेकिन किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खामोशी बरती है। यह सवाल वाकई बड़ा है कि अगर जंतर मंतर पर जो हुआ उसकी जांच हो और यह सवाल खड़ा हो कि कौन उसकी जवाबदेही लेगा, तो फिर जो भी लेगा वह प्रधान के रास्ते जाना ही होगा। प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। और प्रधान का मतलब यहां प्रधान सेवक मत सोचिएगा, क्योंकि जो भी जवाबदेही अब लेगा उसके बाद की लकीर प्रधान सेवक के दिशा में जाएगी ही। इसीलिए हमने शुरू में कहा, अब आप कितने भी यू टर्न ले लीजिए, हालात, स्थिति नहीं संभल सकते हैं, क्योंकि इस देश के भीतर एक ऐसी हवा चल पड़ी है छात्रों के जरिए। और छात्र और युवा और जेनजी का मतलब होता है हर परिवार के भीतर, यानी सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जब किसी देश के भीतर होता है तो वह उस राजनीतिक तौर तरीकों को बदल देता है जो बार बार अपने होने का एहसास जनता के द्वारा दिए गए वोट से कराती है। और यह एहसास तब और बड़ा होता है जब जनता यह कहने लग जाए, चुनाव जीतकर आप गद्दी तो पा सकते हैं, कुर्सी तो पा सकते हैं, लेकिन जनता तक आपकी पहुंच नहीं है। और यह सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर जनता को यह ताकत दे देता है कि अब नए तरीके से आपको गवर्नेंस के तौर तरीके बताने होंगे और उस पर इस देश को चलना होगा। यह देश में तो काई कहें या जंग कहें, एक लंबी प्रक्रिया के भीतर तो लगा हुआ था। इसीलिए राजनीति जब जब टकराती थी 2014 के बाद अक्सर इस सत्ता ने कहा जो करना है कर लीजिए, हम यही करेंगे। और इस सत्ता ने यकीनी तौर पर वही कहा और वही किया भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ताकत होगी, दे दी ताकत। इस देश के इलेक्शन कमिश्नर को हम चुनेंगे, चुन लिया हम ही ने। इस देश के भीतर डोनेशन जो है वह इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आएगी, हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड की व्यवस्था करा ली। हमने पार्टी तोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर कानूनी तरीके से टूटी, हमारे राज्यपाल को कुछ नहीं होगा। उस वक्त के राज्यपाल को हम पद्म विभूषण से सम्मानित करेंगे और हमने कर दिया। यानी आप जो चाहे सो कर लीजिए, हम वही करेंगे, क्योंकि राजनीति टकरा रही थी और बीते 70 बरस का हर किस्सा उभर कर सामने रखा जाता था। पहले भी तो यह हुआ था, इससे पहले भी तो आप हुकूमत ऐसे ही चलाते थे। उस दौर में क्या हुआ था? जेनजी खड़ा हुआ। इससे पहले इस देश में जेनजी इस तर्ज पर कभी खड़ा हुआ नहीं था। राजनीति सहम गई, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे। इसीलिए सवाल पहली बार सिर्फ सत्ता का नहीं, विपक्ष का भी है। इसीलिए विपक्ष के नेता को कहना पड़ रहा है कि उनके जो सवाल हैं, उन्हें जो बयान चाहिए गृह मंत्री से, वो सवाल और उस सवाल की मांग सिर्फ उनकी नहीं है, इस देश के छात्रों की है। सुन लीजिए। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? हकीकत तो यह है कि इस देश के छात्रों ने या जेनजी ने
उस सिस्टम पर उंगली रख दी है या उठा दी है जिस सिस्टम के भीतर जो रहता है उसे कोई गिल्ट होता ही नहीं है। सेक्रेटरी के सामने उसके छोटे अधिकारियों को कोई गिल्ट नहीं होता है, वो कोई भी काम कर डाले। यानी आदेश सीनियर ने दिया है तो जूनियर मानेंगे, वो किसी भी दिशा में ले जाए। और यह स्थिति उस सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की होती है कि मंत्री ने कह दिया तो फिर उसी दिशा में चलेंगे। और शायद इसीलिए जो कुछ भी जिस भी तरीके से होता चला आया उसमें इस सिस्टम के भीतर के वो नौकरशाही हो और उस नौकरशाही के साथ जुड़ा हुआ पूरा का पूरा वह सुरक्षा का अमला भी क्यों ना हो। और गृह मंत्रालय के बनाए हुए सिस्टम के दायरे में जब हर कोई यह देखने समझने लग गया कि सारी ताकत तो उसके मंत्री में सिमटी हुई है, नंबर 1 प्रधानमंत्री है, नंबर 2 गृह मंत्री है, उसके बाद एक वैक्यूम है, तो फिर इन दोनों के अलावे कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या इस देश में किसी तीसरे मंत्री को कोई पूछेगा या किसी इंस्टीट्यूशन को कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए सब चीज सिमटते सिमटते धीरे धीरे इन दो शख्स के इर्द गिर्द आकर हर उस गिल्ट को भूलकर काम करने लग गई जहां उसे लगा कि यही राष्ट्रवाद है, यही राष्ट्र प्रेम है। हमने शुरू में आपसे कहा 3 बड़ी गलतियां हो गई। छात्रों पर जो कुछ किया गया जंतर मंतर पर, अयोध्या में जो दान पत्र की चोरी कर ली गई और मिडिल क्लास के ऊपर आपने हमला पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाकर कर दिया, उसके बाद के पैमाने में चलते चले जाइए तो आज बहुत कुछ दायरे में ला सकते हैं। लेकिन एक झटके में इन तीनों घटनाओं ने उस उम्मीद, उस भरोसे को ना सिर्फ तोड़ दिया बल्कि सत्ता के पांव भी डगमगाने लगे। वो पूरा सिस्टम कहीं चरमराता हुआ इस दौर में दिखाई दे रहा है। इसीलिए यह आवाज आ रही है होम मिनिस्ट्री के भीतर एक लकीर है। कुछ लोग सहमत थे, कुछ नहीं थे, कुछ मंत्री के साथ खड़े थे, कुछ होम सेक्रेटरी को जिक्र कर रहे थे कि देखिए इसी तरीके से क्या पुलिस, आरपीएफ और सीआरपीएफ के भीतर भी था। ये सारे सवाल क्यों उभर रहे हैं और इन सवालों के तले पहली बार ये बात क्यों निकल कर आ रही है कि दरअसल सरकार की पूरी साख जा चुकी है। दृश्य दिखाते हैं आपको जंतर मंतर का, उसी दिन का जिसका जिक्र अभी हो रहा है, और उस दृश्य को सत्ता देखना नहीं चाहती है। जंतर मंतर पर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चल रहा था, और सच तो यह है इस वक्त भी इस देश में कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चल रहा है। छात्र किसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाकर मैदान में नहीं उतरे हैं, वो पॉलिटिकल हैं। लेकिन इसके समानांतर अब नया सवाल ये खड़ा हो चुका है, जब पार्लियामेंट के भीतर गृहमंत्री की आवाज गायब हो गई, प्रधानमंत्री मोदी कहां गायब है कोई नहीं जानता है। और इस परिस्थिति में सिस्टम के भीतर वो नौकरशाही हो या फिर अलग अलग विभागों के भीतर उठने वाले सवाल हो, उन्होंने एक मैसेज उस विपक्ष को दिया है, आप पॉलिटिकल तो होइए, यानी ये पॉलिटिकल होकर काम नहीं चलेगा। वह तो छात्र इस देश में जाग चुका है। तो पहली बार एक नॉन पॉलिटिकल इशू बनकर इस देश की राजनीति से टकराने के लिए तैयार है या नहीं है, या वो अभी भी छिटपुट परिस्थिति में खोया हुआ है। शायद यहीं पर विपक्ष और उसकी मैच्योरिटी आपको गायब दिखाई देगी, और यहीं पर यह मैसेज बड़ा होगा। इस देश के भीतर का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को कर सकता है। क्यों? क्योंकि अरसे बाद, या कहें बीते 12 वर्षों में पहली बार इस गूंगे देश को एक जुबान दी है जेन ज़ी ने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।